उत्तराखंड के पहाड़ों में प्रथम एवरेस्ट विजेता महिला सुश्री बछेंद्री पाल के बाद अगर महिला पर्वतारोहियों में कोई नाम आता है तो वो है श्रीमती हर्षा रावत का, जो विवाह से पहले हर्षा पवार थीं। उत्तरकाशी जिले के एक छोटे से गांव भुटाणु में पली बढ़ी हर्षा के नाम नेशनल एडवेंचर अवार्ड समेत कई बड़ी उपलब्धियां हैं। मालवा मिरर चैनल ने गंगा किनारे के उनके आवास पर उनका इंटरव्यू किया और जाना इन सब के बारे में। नमस्कार, आज आपका पसंदीदा चैनल मालवा मिरर है उत्तरकाशी में, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण नगरी है उत्तराखंड की और काफी धार्मिक महत्व है इसका और पौराणिक महत्व भी है। यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की और उसी बीच में एक हमारी ऐसी शख्सियत से मुलाकात हुई जिन्होंने इस बात को हमें ये जैसे कहना चाहिए कंपेल कर दिया कि हम उनसे मिले और कुछ जाने और ताकि लोगों को सही संदेश पहुंचे। तो बात हो रही है यहाँ पर श्रीमती हर्षा रावत की, जो कि माउंटेनियर हैं, यानी कि पर्वतारोही हैं और बहुत सारे एक्सपेडिशंस किए हैं उन्होंने और 19 साल की उम्र से ही वो काफी इसमें इन्वॉल्व है और पास का एक गांव है भटाड़ू, वहां की वो रहने वाली हैं। और आज हम जानेंगे कैसे एक उत्तराखंड के आज जिस समय ये छोटी रही होंगी उस समय तो बहुत पिछड़ा इलाका था ये, तो उस पिछड़े इलाके के एक छोटे से गांव से निकली हुई एक लड़की कैसे उसने पूरे देश भर में अपना नाम कर लिया, उसको इतने सारे अवार्ड मिल गए और फिर अभी वो एक सरकारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है उनके पास। तो आखिर कैसे ये सब चीजें उनके अचीवमेंट्स कैसे कैसे रहे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर हर्षा जी। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर हर्षा जी। थैंक यू सर। चूंकि एवरेस्ट एक ऐसी पहेली है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए, कि जैसे ही एवरेस्ट का नाम आता है तो एकदम से रोमांच आ जाता है मन में, एडवेंचर की स्पिरिट आ जाती है। और आपका एवरेस्ट के अभियान से काफी जुड़ाव रहा है। आप जो पहली ऑल वुमेन जो इंडो नेपाल समिट था, माउंटेन टीम थी माउंटेनियर्स की, उसमें आप गई थी बछेंद्री पाल जी के नेतृत्व में। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कैसे उसमें सिलेक्शन हुआ, कैसे आपके मन में आया कि ये पर्वतारोहण करना है, पढ़ाई के बाद अचानक कैसे आया, और फिर पूरा उस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताइए। जी सर, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो मोरी ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का सबसे दूर का ब्लॉक है और वहाँ पे पढ़ाई लिखाई सब वही हुई है। और उत्तरकाशी में यहाँ पे जो गवर्नमेंट यूपी हुआ करता था तो टीचर ट्रेनिंग 2 साल की होती थी, तो मैं उसके लिए मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं उत्तरकाशी ट्रेनिंग के लिए आई और वहीं से ही एनआईएम की जानकारी मिली कि एनआईएम में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में ट्रेनिंग होती है। तो मेरी जो माउंटेनियर गुरु हैं वो सबसे पहले तो सुश्री चंद्र प्रभा आयतवाल में पद्मश्री हैं, तो उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला। उन्हीं के घर से रहते हुए मैंने 2 साल की यहाँ पढ़ाई करी। तो जब वो निम में एज ए चीफ गेस्ट जाती थी तो मुझे अपने साथ एनआईएम ले जाती थी। तो बड़ा कौतूहल होता था वहाँ एनआईएम में ग्रेजुएशन सेरेमनी में कि वहाँ देश विदेश के बच्चे लड़के लड़कियाँ आए रहते थे। और कुछ वहाँ ऐसा ग्रेजुएशन सेरेमनी के दिन रात को ऐसा प्रोग्राम भी होता था कि जिसमें पूरे 28 दिन का जो कोर्स होता है उसका पूरा सब कुछ एक नाटक के थ्रू दिखाया जाता था। तो अंदर से मैं खुद ही एक ऐसे इलाके से हूँ जहाँ कठिन परिश्रम से हमारा स्कूल आना जाना, 8-10 किलोमीटर पैदल आ जा करके ऐसा हमारा जीवन बीता है। तो सुश्री चंद्र प्रभा आयतवाल दीदी के यहाँ रहते हुए मैंने जब 2 साल उत्तरकाशी में ट्रेनिंग करी थी, टीचर ट्रेनिंग, तो मैंने उन्हीं 2 साल में यहाँ 1 साल एडवेंचर बेसिक 2 कोर्स कर लिए, दूसरी साल में फाइनल के साथ एडवांस कोर्स कर लिया। तो 90 में जैसे ही मेरा एडवांस कोर्स होता है तो चंद्रा दीदी मेरे को बताती हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन्स के लिए इंडोनेम्प्लिस वुमेन्स एवरेस्ट एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी लीडर हमारी जो प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, सुश्री बछेंद्री पाल जी और रीटा गंबू मारवा, वो 2 हमारी लीडर थी उसमें, तो डिप्टी लीडर और लीडर। तो जब मुझे पता चला तो मैंने भी अपना बायोडाटा
सबमिट कर दिया दिल्ली, क्योंकि मुझे एडवेंचर बेसिक एडवांस कोर्स में मेरी ग्रेडिंग बहुत अच्छी थी। और फाइनली मेरा मतलब दिल्ली में तो तब तक चयन प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी थी कि ब्रोशर छप चुके थे, लेकिन मुझे जब पता चला कि ऐसा है तो मैं अपना बायोडाटा लेकर के वहीं गई। तो चंद्रा दीदी ने रीता दीदी को, बच्चन दीदी को फोन पे भी बोला होगा कि शायद उत्तरकाशी की एक लड़की है और टफ है, अगर रख ले सकते हो तो देख लीजिए। तो इन तीनों ही दीदियों का ऐसा संयोग रहा कि सहमति बनी होगी कि मुझे ले लिया गया, और हम ऑल ओवर इंडिया से फर्स्ट प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए, जिसमें हमारी पीक रखी गई थी कामेट और अभिगामी, जो 25,400 समथिंग तो कामेट है और 24,000 समथिंग अभिगामी है। तो इसमें 36 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था। और हम लोग जब गए तो कैंप 6 लगते हैं कामेट के लिए, लेकिन कैंप 6 ऐसे है कि ऐसा रिज है, ये एक यहाँ 6 है और फिर एक साइड अभिगामी है, एक साइड को कामेट है। तो दोनों पीक हमने वहां से की, लेकिन कामेट हमारा बहुत ज्यादा वेदर कंडीशन खराब हुई थी, तो लगभग 100 मीटर छोड़ करके वापस आना पड़ा था वहां से, क्योंकि पीछे से यही निर्देश थे कि एकदम अंधेरा हो गया था, मौसम गड़बड़ हो गया था। और तो वहां हम लोग 36 में से 91 की बात आई कि लगभग 17 लड़कियों का था जिनका सबमिट हुआ या जो कैंप 6 तक पहुंची थी। तो 92 में उन्हीं 17 लड़कियों को जो सेकंड प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए पीक रखे गए थे, वो लेह लद्दाख में मोमस्तंग कांगरी पीक, जो वहाँ की हाईएस्ट पीक है, और एक एक्लिमेटाइजेशन पीक उन्होंने वहाँ पे मोमस्तंग कांगरी पीक रखी गई थी, जो 21,000 के करीब थी। तो लेह से एक बार हमको मोमस्तंग कांगरी स्टॉक कांगरी में ले गए थे कि ताकि हम एक्लिमेटाइज हो जाएं। तो स्टॉक कांगरी लगभग 21,000 समथिंग की थी और मोमस्तंग कांगरी 25,000 समथिंग की थी। तो स्टॉक कांगरी में हम सब लोग गए, जो 17 लड़कियां चाहिए थी। फिर मोमस्तंग कांगरी में उन्हीं 17 लड़कियों में से 10 लड़कियों का सबमिट हुआ, और फिर उन्हीं 10 लड़कियों को माउंट एवरेस्ट के लिए मौका मिला 93 के लिए। लेकिन इसी बीच जब हम लोग कामेट में फर्स्ट प्री में थे, तो संतोष यादव मैम ITBP में थी। तो 92 में जब हम लेह लद्दाख में थे, तो उस समय ITBP का एक्सपीडिशन गया था एवरेस्ट के लिए। तो मैडम अपने डिपार्टमेंट की उसमें गई थी और उनका सबमिट भी हो गया था। तो 93 में उनको फिर दो हमारी डिप्टी लीडर थी, रीता गंगू मारवा और संतोष यादव मैम, उनको डिप्टी लीडर के हैसियत से। और ये भी अच्छा रिकॉर्ड बना कि जब 93 में हम लोग गए तो संतोष मैम का 2 बार क्लाइम हुआ, वो एक रिकॉर्ड बना टीम का। तो ये हमारी 3 सीनियर ये थी। और चंद्रा दीदी तो ऑलरेडी इंडिया की बहुत प्रसिद्ध माउंटेनियर थी, सीनियर माउंटेनियर थी, और 2 लड़कियां फिर नेपाल की थी, जो लगभग यहाँ हमारे पूरे एक्सपीडिशन में नहीं थी, लेकिन एवरेस्ट के लिए इंडो नेपलिस इसीलिए नाम दिया गया था। और शायद इसलिए भी था कि हमको फिर सागर माथा की रॉयल्टी या जो बुकिंग है वो हमको नहीं पड़ी, लेकिन जो इक्विपमेंट था वो उन मेंबर्स को भी भारत सरकार ने प्रोवाइड कराया था। तो ये सर एवरेस्ट एक्सपीडिशन की हो रही है, लेकिन जो नेतृत्व था बहुत गजब का था, अनुशासन था बहुत गजब का था, इसीलिए उस एक्सपीडिशन ने इतने रिकॉर्ड बनाए। और डिक्की डोलमा सबसे यंगेस्ट थी जिसने क्लाइम किया था, संतोष दीदी ने ट्वाइस थी जिन्होंने 2 बार क्लाइम किया, चंद्रा दीदी सबसे ओल्डेस्ट लेडी थी हमारी टीम में। तो बहुत अच्छा, और इतनी महिलाओं का होना, डॉक्टर भी हमारी महिला थी, डॉक्टर रीटा पटेल, और जो काठमांडू से लाइसेंस ऑफिसर थे टूरिज्म डिपार्टमेंट की, वो भी महिला थी। तो मैं सोचती हूँ कि उस समय की परिस्थितियां एवरेस्ट के लिए, एक्सपीडिशन के लिए, और आज की परिस्थितियां जमीन आसमान का फर्क है, इक्विपमेंट को लेकर के और अन्य सुविधाओं को लेकर के। और तब भी उस समय इतने रिकॉर्ड बनाना और इतनी लड़कियों का सबमिट होना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो उसी का रीजन रहा कि जब वापस आए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी टीम को नेशनल एडवेंचर अवार्ड से नवाजा था, जो कि सिर्फ एडवेंचर के फील्ड में मिलता है, और उसमें तो अर्जुन अवार्ड के समकक्ष माना जाता है शायद ना। इसमें हाँ जी लेटर भी जारी हुआ था कि अर्जुन अवार्ड अदर स्पोर्ट्स में दिया जाता है, लेकिन नेशनल एडवेंचर अवार्ड सिर्फ एडवेंचर फील्ड में है, लेकिन फैसिलिटीज दोनों को इक्वल है। उसका एक लेटर भी जारी हुआ है, और हम लोगों को जो पास मिला उसमें अर्जुन अवार्ड ही लिखा हुआ है, लेकिन अवार्ड हमको अब फर्स्ट टाइम का नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला था हम लोगों को 95 में।
तो उस समय उसका नाम नेशनल एडवेंचर अवार्ड था, लेकिन अब उसका नाम बदल करके तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड रख दिया गया तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड रख दिया गया है। अब वो तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से जाना जाता है। लेकिन जी। हम पहली टीम है 93 की जिनको पहला अवार्ड मिला था। अच्छा मैम, ये तो अब अपन पास्ट में चलते हैं कि आपका जो गांव है, कैसी वहाँ पे टेरेन कैसी है, कि पढ़ने लिखने के लिए जो आप जाते थे, ये था कि आपका जो गांव है और आपकी जो अपब्रिंगिंग है, जो आप तो उसके बारे में बताएंगे आपकी उससे कैसे मदद मिली माउंटेनियरिंग के लिए टफ बनने में? सर मेरा गांव जैसे मैंने पहले भी कहा कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का सबसे दूर का ब्लॉक है मोरी ब्लॉक। कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि उस समय हमको ऐसा मौका मिल गया, तो कभी आश्चर्य भी लगता है कि थैंक्स उन लोगों को जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी। लेकिन जहां तक एजुकेशन की बात है तो हमारे जो गांव में है 8th तक का स्कूल था, लेकिन मैं 6 तक पढ़ी हूँ गांव में। और उसके बाद सर मैं आराकोट, हमारे यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर तो पैदल रास्ता है, और फिर 7-8 किलोमीटर रोड से 17-18 किलोमीटर का है, लगभग 20 भी हो सकता है। तो हम लोग सर आराकोट में कमरा लेकर के रहते थे। पिताजी ने ये व्यवस्था हमारे लिए की थी, जो हम परिवार की उस समय कंबाइंड फैमिली का रिवाज था। तो कंबाइंड फैमिली में ताऊ जी के, चाचा जी के, सबके बच्चे, इवन मेरे मामा जी के बच्चे भी, हम एक साथ कमरा लेकर के साथ पढ़े हैं। और पिताजी प्राइमरी में टीचर थे, तो जैसे तैसे सब लोगों का हमारा खर्चा उठता था। और सैटरडे को हम घर आते थे, गांव आते थे, तो इतना पैदल चलना भी हमें कुछ नहीं लगता था, खुशी होती थी हम सैटरडे को घर जा रहे हैं। तो जो ये प्रेरणा वाली बात आती है, तो शायद वो जो टफनेस थी वो तो वहीं से थी जहां पैदा हो रखे थे। और बेसिक में जब हम पढ़ते थे तो हमारा एक दिन रहता था कि बहुत बड़ी फैमिली थी हमारी, कंबाइंड फैमिली। तो 6 दिन स्कूल है, तो एक दिन या 2 दिन हमारी बारी उसके लिए लगती थी, बकरी और गाय चुगाने के लिए। अच्छा, बकरी चराने के लिए? बकरी और गाय के साथ 2-2 बच्चों की। तो हमारे घर से जाते थे 13 बच्चे स्कूल के लिए, तो 2 बच्चों की लगती थी। 6 से 8 वाला एक बच्चा और 1 से 5 तक का एक बच्चा, एक छोटा एक बड़ा। तो ऐसे हम लोग दिन भर के लिए, मतलब हमारा 2 दिन या 1 दिन स्किप होता था। पर मैं सोचती हूँ कि मेरे को अभी याद आता है कि उस दिन मैं और ज्यादा पढ़ती थी, क्योंकि पूरे दिन भर किताब पढ़ते रहो एक तरफ से दूसरी तरफ। अच्छा, जंगल में बैठ के? हाँ, जंगल में बैठ के, वो तो अपने चल रहे हैं, लेकिन बैठ करके पूरे दिन भर पढ़ते रहो। तो ये बचपन की बात है। और रही प्रेरणा की बात कि कहाँ से फिर ऐसा हुआ, तो जो एक टफनेस थी वो तो वहां से आ गई कि स्कूल हमारा इतना दूर था, और मंडे को हम सुबह दौड़ के सैटरडे को घर आएंगे, संडे को घर। गांव में हमारे यहाँ सेब के बगीचों का है प्रचलन, तो जो टफ काम होता था संडे के लिए इकट्ठा रहता था, तो खूब हमने वो काम भी कर रखा है। और मंडे को मॉर्निंग में दौड़ लगाते थे हम लोग आराकोट के लिए, अपने स्कूल के लिए। और फिर वहां पे एक हफ्ता फिर रहे, फिर घर आना, इस टाइप से हमारा चलता रहा। और फिर जब मैं यहाँ जो माउंटेनिंग, तब मुझे ऐसा नहीं पता नहीं था कि ये सब कुछ इतना चलना फिरना टफनेस ये कहीं दूसरी जगह भी डाइवर्ट हो सकता है। ये जानकारी बिल्कुल नहीं थी कि इसका उपयोग एज ए माउंटेनियरिंग में हो सकता है, क्योंकि पता ही नहीं था। तो उसका एक ही कारण है कि जब उत्तरकाशी आए, जब सुश्री चंद्र प्रभातवाल मैडम से मिले, और 94 में जब सुश्री बचन जी पाल मैम ने जब क्लाइम किया, तो जब नाम सुना तो कहीं ना कहीं तो सारा चीजें जहन में। फिर मेन तभी था जब उत्तरकाशी आई, एनआईएम देखा, आंखों देखा, जब लोगों को देखते थे क्या उनको बैच बनाया जा रहा है, क्या लोग बोल रहे हैं, क्या अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, तो बहुत लगता था काश हम भी कर पाएंगे। लेकिन एनआईएम की जो फीस थी उस समय भी कोर्स करने की, सर हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे तो बेसिक कोर्स तो मैंने किया है अपने बलबूते पे, लेकिन एडवांस कोर्स के लिए मुझे आईएमएफ ने स्पॉन्सर किया था। और इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन? हाँ जी, 600 रुपए फीस थी, लेकिन वो मुझे आईएमएफ ने रिस्पॉन्स की थी, तो मैं उनका भी थैंक्स करना चाहूंगी कि मेरे से एडवांस कोर्स कराया। तो सर जैसे ही मेरा एडवांस कोर्स हुआ 90 में, वैसे ही चंद्रा दीदी का ओएसटी के थ्रू रुद्रप्रयाग के लिए एक्सपीडिशन जा रहा था, तो उन्होंने मुझे यहाँ से चिट्ठी लिखी, फोन नहीं हुआ करते थे, मेरी पोस्टिंग पुरोला हो गई थी एज ए एलिमेंट्री में टीचर, कि ऐसे मेरा रुद्रप्रयाग के लिए जा रहा है, तू आना चाहती है। और सर मैं तो एडवांस कोर्स करके आई थी, मैं ऊर्जा भरी हुई थी कि तुरंत एडवांस कोर्स करने के बाद आ करके अपना स्कूल ज्वाइन किया। और सर मैं मैंने 3 दिन में रुद्रप्रयाग एक्सपीडिशन, 3 तो आगे चली गई थी मैं। 3 दिन कहां से कहां जाना था उसमें? यहाँ से सर गंगोत्री है, गंगोत्री से फिर जाड़ गंगा है, उधर से रूट है। यहाँ से पैदल जाना था? नहीं, यहाँ से गंगोत्री तक गाड़ी में गए थे, लेकिन टीम आगे निकल गई थी, मैं तो पीछे से आई। एक था पीछे कोई छोड़ा हुआ कि अगर वो आएगी तो उसको लेके आ जाना। और सर मेरा 3 दिन में रुद्रप्रयाग एक्सपीडिशन में करके आ गई। तो वो मेरा पहला एक्सपीडिशन था।
उसी समय पता चला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कर रही है वुमेन्स का एक्सपीडिशन। फिर मैंने अपना बायोडाटा दिल्ली भी भेज दिया, तो उसके थ्रू फिर वहां भी मतलब एक के बाद एक अपनी आप कड़ियां जुड़ती चली गई और आप माउंटेनियरिंग की फील्ड में आगे बढ़ती चली गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये था कि एक तो अवार्ड के बारे में आपने बता दिया कि नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला जो आपको, जो कि अर्जुन अवार्ड के समकक्ष है। इसके अलावा और कौन कौन से अवार्ड आपको मिले हैं इस फील्ड में, वो बताएंगे आप? इस फील्ड में सर, एडवेंचर के फील्ड में ऐसा तो नहीं कि मतलब जब हम आए हैं तो जगह जगह हमको उत्तराखंड, मतलब तब उत्तराखंड भी बनी गया था, तो उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य स्तर का सर्टिफिकेट देना, और बाद में सर मेरे को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी मतलब डीएम के स्तर से काफी बार सम्मानित हुए हैं। और फिर जो राज्य का है सर एक यहाँ पे टीलू रौतेली पुरस्कार, वो भी साहसी महिलाओं को, क्योंकि यहाँ टीलू रौतेली जब पुरस्कार मिला था 2020 में, तो मुझे नहीं था पता कि वो ऐसी वीरांगना थी, लेकिन उनके बारे में जब मैंने पढ़ा तो 15 साल में उन्होंने कैसे कितने युद्ध जीते, गढ़वाल की थी। अच्छा। तो मुझे ये लगा कि बाप रे, उनके नाम का अवार्ड हमको मिला है, तो वो स्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड है मतलब साहस के क्षेत्र में। तो टीलू रौतेली पुरस्कार भी सर उत्तराखंड सरकार ने दिया है। मैम एक और बात थी कि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। कोविड-19 से बहुत सी जानें गई, बहुत से घर बर्बाद हुए, बहुत से बच्चे अनाथ हुए, बहुत सारी महिलाएं जो हैं विधवा हुई, और बहुत सारे बच्चों ने अपनी माएं खोई। और ऐसा पता चला है कि आपको कोविड हुआ था और काफी लंबे समय कोविड रहा, और उसके बाद कोविड से बाहर निकलने का जो कोविड से बाहर आप निकल पाई इतनी सीवियर कंडीशन में, तो उसका सारा क्रेडिट आप माउंटेनियरिंग को देती हैं। तो ये इसके बारे में आप बताइए कि क्या कारण है कि माउंटेनियरिंग को आप क्रेडिट देती हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि जो स्थिति सर माउंटेन में होती है ना, जब आप खुम्बू ग्लेशियर में चढ़ रहे हैं, जैसे जैसे आप हाइट में जा रहे हैं, तो वहाँ क्या स्थिति होती है, कितनी तकलीफ होती है, कितनी सांस फूलती है, और वही सब चीज कोविड में आप एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। तो जब मैं वहाँ पे, जब पता चला कि हमारे यहाँ कोविड के टाइम पे एज ए नोडल अधिकारी ब्लॉक लेवल पे ड्यूटी लगी थी कि जो प्रवासी आने शुरू हुए थे, तो हम लोगों से रिपोर्टें चलती रहती थी 11-11 बजे रात तक कि वहाँ कितने, और लगभग हमारे सारे स्कूलों को क्वारंटीन सेंटर भी बनाए गए थे, तो पूरी रिपोर्टिंग चलती रहती 10-10, 11-11 बजे रात तक कि आज इतनी गाड़ियां आ चुकी हैं, इतनी गाड़ियां डुंडा में रुकी हैं, इतनी गाड़ियां उधर के क्षेत्र में हैं। तो गाड़ी नंबर सहित सदस्यों सहित पूरी रिपोर्ट कलेक्टेड को आती थी, तो उस काम में बिजी थी। और बाद में पता चला कि मेरे को प्रॉब्लम तो हो ही रही थी, और मैंने सर को बोला, अपने हस्बैंड को, कि मेरे को थोड़ा दिखा दो। 31 अगस्त की बात है, उसी दिन मेरे हस्बैंड का रिटायरमेंट था, और उसी दिन शाम को आकर के मैंने बोला मुझे थोड़ा डॉक्टर को दिखा दो। तो ले गए, तो वहां पता चला कि वहां तो वो जो ट्रू नॉट होता है, पता नहीं कौन सा टेस्ट था, तुरंत उसमें मैं पॉजिटिव आ गई। उन्होंने, और मैं सुबह की निकली अपने ऑफिस के लिए डुंडा, तब मैं डुंडा में थी, अब तो मैं भटवाड़ी ब्लॉक में कार्यरत हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि मैडम आप नहीं जा सकती घर, तो मेरी तो जमीन खिसक गई कि भाई अब ऐसे कैसे होगा। तो मैंने बोला सर मुझे जाने दो, मैं रोटी खा के आऊंगी, चाय पी के आऊंगी, मैं सुबह की निकली कि नहीं मैडम आप नहीं। और उन दिनों धरपकड़ ज्यादा हो रही थी कि जो भी जहां से आ रहा है या कुछ भी ऐसा क्लू मिल रहा तो सीधे अंदर। और मैंने सच में उनके तक बोला कि मेरा घर सर पर्याप्त बड़ा है, मैं एक कमरे में अपने घर में रह लूंगी, पर सर नहीं छोड़ा गया, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी थी, वो भी नहीं छोड़ सकते थे। तो सर मैं जब अंदर गई तो अंदर की हालत भी कोई इतनी ठीक तो नहीं थी, हॉस्पिटल की हालतें भी, बट जितने पेशेंट वहां थे, और मेरे को शायद इन दिनों बुखार, मेरा टाइफाइड भी पॉजिटिव आया था, तो हो सकता है उसमें वो टाइफाइड पॉजिटिव की वजह से भी हुआ होगा। और 3-4 दिन तो मैं वहां औरों को भी बोलती रही, बल्कि एक छोटी सी लड़की थी बगल में, और वो प्रेग्नेंट थी, मुझे उसकी दया इतनी आ रही थी कि कैसे ये सफर करेगी, कैसे होगा, मैं उसी के लिए तड़प रही थी। मुझे नहीं था पता कि ये 2-3 दिन बाद क्या स्थिति होने वाली है। तो मैं उसको कह रही थोड़ा सा हल्का सा प्राणायाम कर, थोड़ा सा कर। खैर जैसे तैसे सर तीसरे चौथे दिन तो रात को मेरे को नींद खुली मेरी, तो मेरे पास हल्की स्वेटर पहनी थी टी शर्ट के ऊपर, तो मेरे को ये लग रहा था कि जैसे टी शर्ट और स्वेटर निचोड़ने के लिए थी, इतनी मेरी पसीना आ रहा। चेस्ट की आवाज से मेरी नींद खुली कि मतलब क्या हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, और मैं एकदम निढाल हो गई थी। दूसरे दिन आते हो अंदर जो भी सिस्टर है, देखा उन्होंने तो 3-4 बार वो मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक करी थी। मैंने बोला क्या हुआ, कह रहा मैडम आपको तो शायद बहुत डाउन हो रहा है ऑक्सीजन लेवल, और आपको तो, मैंने बोला फिर क्या होगा,
कि आपको तो रेफर कर सकते हैं। तो सुबह सुबह से तो यही चलता रहा उनका। शाम को 5-6 बजे एक एक्सरे लिया और 10 बजे मुझे दूसरे आईसीयू में शिफ्ट किया। फिर बाद में 10 बजे कह रहे मैडम आपके घर वालों का नंबर गया है, और सर को फोन किया और आपको तो रेफर कर रहे हैं। खैर रेफर करने की बात जब आई तो अगस्त में, तो मैं 31 अगस्त की बात है, तो 4-5 सितंबर की बात है, ये तो बरसात थी और ड्राइवर लोगों ने मना कर दिया जो एम्बुलेंस से कि रोड ब्लॉक है, ये जो बंदर कोट में बहुत लैंडस्लाइड होता है, उन्होंने बोला वहां बंदर कोट में बंद है और नहीं जा सकते जी। सुबह सुबह सर मेरे को इन्होंने यहाँ से विदा किया, लेकिन बहुत ज्यादा मेरे साथ उतार चढ़ाव आए उसमें कि मेरा बेटा और सर तो पहुंचे भी नहीं थे और मेरे को भेज दिया गया। जब सर हॉस्पिटल गए थे उनको बोला गया कि उनको तो मास्क चेंज होना था, एक इंजेक्शन लगना था, पता नहीं जो भी। खैर फिर सर ने 6 बजे शायद कोई मेडिकल स्टोर खुलवाया, इंजेक्शन लिया और रास्ते में मेरा इंजेक्शन भी लगा पेट में। कोई किट पहन के अंदर आए तो उन्होंने एम्बुलेंस में, और दुर्भाग्य देखो कि ये पता भी नहीं था कि ऑक्सीजन कितनी है सिलेंडर में, ऑक्सीजन खत्म हो गई। फिर मैंने पीछे तो मैं ही थी, ड्राइवर और एक जो साथ में भेजे हुए थे डॉक्टर थे, RBSK में काम करते हैं वो लोग, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में हमारे यहाँ काम करते हैं, एक डॉक्टर और थे। तो उनको बोला मैंने पीछे से कि ये तो खत्म हो गया। तो उसी दिन 2 लोगों को रेफर किया था इन्होंने। तो मुझे बाद में पता चला जब वो भी बेचारे ठीक है, सही सलामत है, मैं भी जब सही सलामत हूँ, तब मुझे पता चला कि वो भी पत्रकार है, परमार जी पत्रकार है और यंग लड़का, मतलब मेरी, मैं तो उनके सामने काफी एज में हूँ, तो वो यंग है। तो शायद उन्होंने, सॉरी मेरे को आंसू भी आ गए जी तो उनको पूछा होगा कि पेशेंट को क्या ऑक्सीजन लगा दी, तो उन्होंने बोला नहीं। तो उन्होंने एम्बुलेंस रोके, मेरी पीछे से थी एम्बुलेंस, वो सिलेंडर मेरे को लगाया। दुर्भाग्य देखो मसूरी के आसपास वो भी खत्म हो गया, ओहो, दूसरा भी ना। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, पर मेरे दिमाग में तो जरूर था कि अभी मसूरी स्वच्छ वातावरण है, ऊपर मरियाना का डांडा जहाँ पहला सिलेंडर खत्म, वो भी स्वच्छ वातावरण में, कम से कम यहाँ पॉल्यूशन तो नहीं है। दिमाग में अपने को घटित कर रही थी, अपने को परेशान, अदरवाइज उस स्थिति में तो आदमी हार्ट अटैक ऐसे हो जाए। हाँ, डर के मारे होता है, डर के मारे, और मतलब पजल हो के डर के ही मरे हैं उसमें, क्योंकि अकेली थी मैं तो पीछे खाली एम्बुलेंस में। इसलिए मुझे आज की डेट में जब एम्बुलेंस की सायरन सुनती हूँ ना, मैं सबसे गंदी आवाज मुझे एम्बुलेंस के सायरन की लगती है, क्योंकि पूरे रास्ते भर सुनते हुए। तो वो भी सर मसूरी के आसपास खत्म हो गया। तो जब वो खत्म हुआ तो फिर मुझे लगा कि हर्ष आप कुछ भी नहीं है, अब सांस तो वहां से ली जाए ना, अगर लंग्स काम करे, वो तो बंद हो गए, वो तो बोल रहे हैं, और जैसे जैसे आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा वो वैसे वैसे और डैमेज होते जा रहे हैं। फाइनली मेरी देवरानी भी है, जो मेरा देवर वहाँ जॉलीग्रांट में डॉक्टर, उनकी पत्नी भी डॉक्टर है, वो पहले दूर में थी, अब वो वहाँ है शैया में। तो उनको फोन किया तो उन्होंने दून में पहले बोल दिया था कि ये पेशेंट आ रहे हैं, इनको तुरंत ऑक्सीजन लगाया जाए। तो सर अंदर फिर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन तुरंत लगा दिया गया। फिर वहां भी ये चलता रहा कि दून में हम रहना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि स्थितियां सभी जगह कैसी थी, और जॉलीग्रांट में वो छोटे भैया हैं जो देवर थे, और जॉलीग्रांट में शुरू हो गया था कोविड का। तो शायद ये लगा कि हमें, मतलब पहले से प्लानिंग थी कि हम जॉलीग्रांट जाएंगे। तो सर वो दिन था जब अंदर जॉलीग्रांट गई, और सर के लिए तो पहले से ही जॉलीग्रांट से सूचना देगी, भैया ने बताया कि ये वाले इंजेक्शन चाहिए, ये वाले ये चाहिए। तो ये ड्राइवर लेके पीछे पीछे चल रहे थे अपनी गाड़ी में, और मेरे को वहां ले गए। तो सर उस दिन मैं अंदर गई, बाहर कैसे निकली हूँ, कब निकली हूँ, मुझे 2-3 दिन तो होश ही नहीं, क्योंकि जब मेरे को होश आता तो मेरा पूरा ये सारा स्वेलिंग थी। स्वेलिंग मीन्स कि फफोले जैसे हो रखे थे। अब वो पता नहीं इतने फफोले दवाइयों से हुए, किससे हुए, और मेरी स्थिति ये हो रही थी, मैं कुछ खा नहीं पा रही थी वहां, कुछ भी नहीं। और जो खाना आ रहा था, खाना अच्छा आ रहा था, जो खाना अंदर आ रहा था वो नमक तो जहर लग रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि अगर मैं खाऊंगी नहीं तो मैं बाहर तो निकल ही नहीं सकती, यहाँ से कैसे निकलूंगी। फिर मैं ये देखती थी कि एग मैंने एक खा लिया, तो दूसरे के टेबल में अगर एग है तो मैं बोलती थी ये नहीं खा रहे हैं, चाहे जो भी है कि नहीं खा रहे हैं। तो मैं बोलती थी मैंने सब 3-3 एग भी वहां खा रखे हैं, अगल बगल वालों के हिस्से के ना, जिन्होंने नहीं खाया, क्योंकि कितने ऐसे थे जो खा भी नहीं सक रहे थे ना। और थोड़ी थोड़ी देर में पर्दे लगते रहते थे, हटते रहते, समझो जहाँ पर्दा आपके सामने डाला, किसी को बाहर किया। तो ये वहां का सीन था अंदर।
पर दिमाग में मेरा बड़ा चल रहा था सर कि 14 दिन तक वायरस का लोड है, और वायरस का लोड जब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ वीकनेस है वो, मेरे को 14 दिन यहाँ झेलना है बस किसी तरीके से, और जब मैं बाहर निकल जाऊंगी तो मेरे हाथ में है। और तो जो तिलू रौतेली पुरस्कार मिला था, या जो एवरेस्ट की माउंटेनियर की जो मैं कह रही थी परसों नीम में भी, कि मेरा सेकंड बर्थ नीम को भी क्रेडिट जाता है, और उन डॉक्टर्स लोगों को भी जिन्होंने मेरी इतनी वो करी वहां पे। तो अगर मैं सर एडवेंचर फील्ड से नहीं जुड़ी होती तो शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती सर। कितने दिन आप आईसीयू में रही? सर 42 डेज तो आईसीयू के थे, और लगभग 73 दिन मैं अंदर थी, और मैं 4 महीने ऑक्सीजन में रही। मेरे को घर भी ऑक्सीजन के साथ लाए। मेरे घर का एक कमरा देहरादून भाई का घर है, वहां शिफ्ट किया था मुझे, और क्राइसिस थी उन दिनों। दो मशीनें, और जितने सर की लंबाई इतने बड़े बड़े सिलेंडर, तो कमरा ऐसा बना होता। इतनी दहशत थी इनको कि खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो ये जो 73 डेज का जो आपका था, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन आईसीयू का, तो बाकी जो आपने जितने भी पेशेंट देखे होंगे, कोई इस स्थिति का नहीं देखा होगा आपने जो इतने लंबे समय चल गया होगा। सर हॉस्पिटल में तो रिकॉर्ड था मेरा। हाँ, रिकॉर्ड बन गया था। हाँ, मेरा रिकॉर्ड बना था ये। और जब आप लोग बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे जाते हैं, 7,000 8,000 मीटर पे जाते हैं, यानी 25 26 30 हजार फीट पे, वहां पर भी ऑक्सीजन की वही स्थिति रहती है। और ये हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे क्योंकि जब हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं वहां भी ऑक्सीजन नहीं रहती है, और कोरोना भी बिना ऑक्सीजन का ही मामला था। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो हर्षा मैम को इससे जो बाहर निकलने में इनको सहूलियत हुई। और एक बात और थी कि फेमिना की मैगजीन जो कि फैशन पर फोकस्ड रहती है, महिलाओं के फैशन पर, तो उसने आपको कवर किया था। तो उसके बारे में आप बताएंगे क्या था फेमिना का, जो फेमिना ने क्यों आपको कवरेज दिया था? सर मुझे तो पता भी नहीं कि फेमिना क्या, क्योंकि फैशन से भी दूर है। लेकिन मुझे उन्होंने मेरे से संपर्क किया, कहाँ से संपर्क किया मुझे नहीं पता। मैडम हाँ आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। कटियार मैडम है, प्रतिभा कटियार मैडम, वो आई थी, और तो उन्होंने बोला कि मैडम आपका इंटरव्यू लेना हमने। तो जमाना हमसे है टाइटल था उसमें। बल्कि मैं बाद में जब मैंने फेमिना मैगजीन देखी, जब मुझ तक पहुंची, लोगों ने बोला अरे आपका तो उसमें आपके बारे में तो उसमें इंटरव्यू छपा हुआ है। तो मैं देखी थी उसमें तो हीरोइन है, बहुत सारे लोग, हम कहाँ से आ गए उसमें। लेकिन 2-4 लोग ऐसे दिए उसमें, जैसे किसी ने बहुत अलग हट के काम किए हैं। रियल हीरोइन जी जी, रियल एक होती है पर्दे की हीरोइन, एक होती है लाइव की हीरोइन। तो सर लाइव की हीरोइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे साथ। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उसमें छापा, क्योंकि मैं एजुकेशन में काम कर रही हूँ। और सच में सर मेरा तो खून खोलता, मैं सोचती मैं क्या तो करूं। और ये भी लगता मुझे समय कम है, समय के साथ साथ कितना दे सकूं बच्चों के लिए, मतलब कितना बेहतर काम कर सकूं। तो पता नहीं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे क्या पता था फेमिना में छपेगा, ये होगा, मुझे सब कुछ जानकारी नहीं। सर मैंने बाद में देखा तो चलो अच्छा लगा, लोगों ने भी बधाइयां दी, आपका तो इंटरव्यू छप रखा भाई उसमें। अभी जो आपकी जॉब है वो है एजुकेशन फील्ड में है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की। ये आपका ब्लॉक जो है काफी बड़ा है, और जैसा पता चला है कि सबसे बड़े ब्लॉकों में, और आपका जो जिम्मेदारी है वो एरिया बहुत बड़ा है, हर्षिल से लेके और काफी दूर तक है। जी जी। तो आपका जो ये जॉब है एजुकेशन का, और वो भी ये तो टारगेट बेस्ड काम रहते हैं सारे बीआरसी और इसके बीओ के। जी जी। तो इसमें आपको जो एडवेंचर का जो आपका एक्सपीरियंस था वो कितना काम आता है? सर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मैंने यही प्रयोग करा उसका। मेरा तो पूरा, अब तो लगभग सब गांव में रोड जा रही है, लेकिन एक समय ऐसा था जब मैं 2001 में इसमें आई, टीचिंग से इंस्पेक्टिंग लाइन में आई जब, तो मेरे को लगता है कि मेरा सबसे ज्यादा प्रयोग करा मैंने। क्योंकि लोगों को जहाँ ये लगता था कि कोई नहीं पहुंच पाता, इतना पैदल है, वहाँ हर्षा पवार आराम से पहुंच जाती थी। तो मैंने सर भरपूर फायदा उठाया अपना है इसमें, भरपूर फायदा, क्योंकि मुझे पैदल चलने से कोई प्रॉब्लम नहीं। और जितना ज्यादा जिस दिन जाती थी 4-5 किलोमीटर पैदल चढ़ के, 4-5 से ज्यादा भी 18-18 किलोमीटर भी पैदल स्कूल रहे, तो आ करके मेरे को बड़ा सुकून मिलता था कि जब ये बोलते थे लोग मैडम आप पहली अधिकारी है जो यहाँ आई है, तो वो सुन के तो और अच्छा लगता था मुझे। हाँ, वो सुन के मुझे और अच्छा लगता था। तो मैंने सर इस फील्ड में अपने माउंटेनिंग के अनुभव को बहुत मतलब इम्प्लीमेंट किया है, यहाँ पे फायदा मिला मुझे। अपनी जो बात चल रही है, हम कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जो कैमरे को इस ट्राइपॉड से उठाएं और पीछे का सीन भी दिखे कि हमारे ठीक पीछे
जो गंगा जी बह रही हैं, माँ गंगा हमारे पीछे बह रही है। और हर्षा मैडम को जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि सुबह शाम रात उठते जागते बैठते हमेशा उनको गंगा माता के दर्शन होते दर्शन रहते होते हैं। हैं। और हमेशा गंगा जी की आवाज उन तक हमेशा पहुंचती रहती है। वो ये फ्लो जो देख रहे होंगे, आपको भी अगर बैकग्राउंड में कहीं सुनाई दे रहा होगा, तो ये कहीं ना कहीं इस परिवार पर गंगा माता की भी कृपा है, इसमें कोई शक नहीं है। और इतने अच्छे माहौल में जो आपका परिवार रह रहा है, इस परिवार को काफी उससे भी बेनिफिट हुआ है। आपका जो बेटा है वो एक आईटी का इंजीनियर है, वो भी काफी अब विदेश में है। बेटी ने जो है मेडिकल इसमें डेंटिस्ट्री में मेडिकल किया है, अब पीजी की तैयारी कर रही है। और कहीं ना कहीं इनके अच्छे काम थे, जो इनके अच्छे कर्म थे, हमारे साथ कर्म हमारे साथ चलते हैं, जो गीता की एक थ्योरी है, वही कर्म इनके साथ भी हैं। और वो कर्म बच्चों के अच्छे भविष्य के रूप में सामने आ रहे हैं। तो आज जो हमारी बात हुई है हर्षा मैडम से, इस बातचीत का उद्देश्य जो था, एक सबसे बड़ा उद्देश्य था एडवेंचर के लिए प्रेरित करना लोगों को, बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को। और दूसरा उद्देश्य था कि कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में 73 डेज का हॉस्पिटलाइजेशन, आउट ऑफ विच 42 डेज वेर इन आईसीयू, 42 दिन सिर्फ आईसीयू में थे। ऐसी स्थिति में होने के बाद भी अगर कोई आज आपके सामने हेल्दी, बिल्कुल थोड़ी बहुत परेशानियां हैं क्योंकि कोरोना के कारण जो दवाइयां उस समय दी गई, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन दिए गए, तो बॉडी में कहीं ना कहीं कमजोरी तो आई है, लेकिन उसके बावजूद अपना काम कर रही हैं, अपना सारे कुछ अच्छे से कर रही हैं। और अपनी जो सरकारी ड्यूटी है वो भी डिस्चार्ज कर रही हैं, पारिवारिक ड्यूटी को भी अच्छे से कर रही हैं। और यही उद्देश्य था आज के जो हमारे इंटरव्यू का। और इसके लिए आज आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी हमने बात की हर्षा रावत मैडम से, और अब हम बात करेंगे उनके परिवार से कि किस तरह से परिवार उनके साथ जो उनका सहयोग करता है हर चीज़ में, और कैसे परिवार पे उनके साहसी जो गतिविधियां हैं उनका असर पड़ता है। आप लोग बताइए कि इनके माउंटेनियरिंग का जो शौक़ है अभी भी, जैसे अभी 25 साल हुए थे रियूनियन में, तो आप लोग जब इनको ये जाती हैं तो आपको डर नहीं लगता है? अच्छा। शी इज़ सो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस कि वो अपने साथ साथ औरों को भी उतना ही कॉन्फिडेंस देती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। एंड मम्मी के एडवेंचरस लाइफ हम सबको इंस्पायर करती है इन अ पॉजिटिव वे। डर तो कभी नहीं लगता। अच्छा, आप दोनों भाई बहनों ने नहीं सोचा कि आप भी पहाड़ चढ़ें? एक्चुअली मैंने एनआईएम से नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से कोर्स करा हुआ एडवेंचर कोर्स, बट बचपन में था आई वांटेड टू जॉइन आर्मी, बट फिर मैंने प्रोफेशन मेडिकल चूज़ कर दिया। फिर उसमें पढ़ाई में इतना ऑक्यूपाइड टाइम नहीं मिल पाता, और उस चीज़ का मम्मी को बहुत फील होता है कि उनके बच्चे सो मच इनटू एडवेंचर नहीं है, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन में हूँ, मेरा भाई इंजीनियरिंग लाइन में, बट कहीं ना कहीं वो इनबिल्ट है अंदर, बट टाइम नहीं मिल पाता उसको एक्सप्लोर करने का। अच्छा रावत साहब, आप बताइए कि आपको इनके एडवेंचर से क्या सीखने को मिलता है? नहीं, जीवन में जो है एडवेंचर से जो है टफनेस आती है, और जो भी विषम परिस्थितियाँ होती हैं या लाइफ में जो भी चैलेंजेस होते हैं उनको आदमी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है। और वो तो माउंटेनिंग करती है, लेकिन हम भी छोटा मोटा ट्रैक को जरूर कर लेते हैं।